स्टोरी पॉडकास्ट, जहां हर रात है भूतों का नया साया। चलिए शुरू करें एक कहानी की नई माया। ये कहानी हमें भेजी है उत्तर प्रदेश से आलिया ने। हाय शफक, मेरा नाम आलिया है और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ की रहने वाली हूँ। इस कहानी को लिखते हुए वो डरावना मंजर फिर से मेरी आंखों के सामने आ गया है। फिर से वो सारी भयानक चीज़ें ताज़ा हो गई हैं। तो बात है उन दिनों की जब हम गर्मी की छुट्टियों के लिए नानी के यहाँ गए थे। मेरी नानी का घर गांव में है। हम हर साल गर्मी की छुट्टियों के लिए गांव जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम नानी के यहाँ नहीं गए थे। तो इस बार हमने प्लान बनाया कि गर्मी की छुट्टियों में हम नानी के यहाँ ही जाएंगे। मेरे घर में मेरी अम्मी, बाबा, मेरा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन रहते हैं। उस दिन फ्राइडे था। हम नानी के यहाँ जाने के लिए रवाना हुए। कुछ 2 घंटों में हम नानी के यहाँ पहुँच गए। अभी गाड़ी से उतरे ही थे कि हमें एक लड़की दिखी जो अपने घर के बाहर बैठी अजीब सी हरकतें कर रही थी। एकदम से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया। इतने सारे लोगों के पकड़ने के बावजूद उस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मानो उसके अंदर किसी शक्ति का वास हो। खैर, ये सब देखते हुए अब हम नानी के घर आ गए थे। नानी हमें देखकर बहुत खुश हो गई थी। घर में बहुत चहल पहल हो गई थी। हमारे आने से घर पूरा भर गया था। अब दिन ढल चुका था, लगभग शाम होने को आई थी। मेरी छोटी बहन नानी के गोद में ही बैठी रही। उसको नानी की गोद छोड़ने का मन ही नहीं था। वो नानी से कहने लगी, नानी, जब हम आ रहे थे तो एक लड़की हमें मिली जो अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। उसको क्या हुआ था? नानी ने उसको कहा वो बीमार है, इसीलिए ऐसे बर्ताव कर रही थी। शिफा अभी छोटी थी, इसीलिए उसको इन सारी चीज़ों का पता नहीं था। अब रात भी काफ़ी हो गई थी। अम्मी और नानी बैठे बात कर रहे थे तो मैंने भी उन्हें ज्वाइन किया। अम्मी ने नानी से पूछा कि क्या सदफ अभी ठीक नहीं हुई है? क्या हमने उसे रास्ते में देखा था? अजीब तरह से थी बिल्कुल। नानी ने उदास होते हुए कहा, हाँ, बीच में उसे किसी मौलाना को दिखाया था तो ठीक हो गई थी, लेकिन उसने अपनी तावीज़ उतारी तो फिर पहले जैसे हो गई। उसकी अम्मी आई थी, बड़ी रो रही थी बेचारी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी और नानी किसके बारे में बात कर रही थी। बाद में मैंने अपनी मुमानी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि सदफ उस गुफ़ा में गई थी, इसीलिए उसके ऊपर शैतान है। मुझे नहीं पता था कि मुमानी किस गुफ़ा के बारे में बात कर रही थी और मैंने उनसे पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे ये सारी बातें फिजूल लगती हैं। मुमानी कहने लग गई, देखो, मगरिब बाद यानी सूरज ढलने के बाद हम घर से बाहर ना जाएं, और अम्मी ने भी हमें सख्ती से मना किया। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, मुझे अपने दोस्तों के यहाँ भी तो जाना है, फिर मैं कैसे जाऊँगी? अम्मी कहने लग गई, जहाँ भी जाना है सुबह में जाना, रात में तुम लोगों को कहीं नहीं जाना है। ये सब सुनकर मैं बिल्कुल उदास हो गई थी, क्योंकि नानी के यहाँ मैं अपने दोस्तों के लिए ही आती हूँ। फिर भी करते क्या, अम्मी ने सख्ती से मना कर दिया था। ऐसे ही रात नानी से कहानियाँ सुनते ही गुजर गई। सुबह हुई तो मैं शिफा को लिवाकर अपने दोस्तों के घर गई। उन लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। मेरी नानी का घर गांव से थोड़ा सा दूर है। जहां मेरी नानी का घर है वहां कोई दूसरा घर नहीं। अब जब मैं अपने दोस्तों से मिल ली तो मैं शिफा को लेकर घर आ गई थी। घर आते ही मैंने देखा कि हमारे घर में कोई 2-3 औरतें आई थी। वो नानी से कोई तावीज़ ले रही थी। मैंने मुमानी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सदफ की अम्मी है। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और उन दोनों की बातें बड़ी ध्यान से सुनने लगी। सदफ की अम्मी नानी से कहने लगी, क्या करें, सबको दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। दिन ब दिन उसकी तबीयत और ख़राब हो रही है। वो रात को उठ उठ के रोती है, कभी चिल्लाती है तो कभी हंसती है। अब तो हमारे घर के बच्चे भी उससे डरने लगे हैं। नानी कहने लगी, सुनो, तुम उसे यहाँ से लेकर चली जाओ और किसी अच्छे से मौलवी को दिखाओ। अल्लाह का रहम हुआ तो वो ठीक हो जाएगी। इतना सुनते ही वो चली गई। मैंने नानी से पूछा, नानी, उस गुफ़ा के बारे में क्या बात है? क्या है उस गुफ़ा में?
मेरी नानी कहने लगी, कुछ नहीं, बस तुम लोग वहाँ मत जाना। मैं जब से आई थी मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि आखिर क्या है उस गुफा में जो सब इतना डरते हैं। अब ये सब जानने के लिए मैं अपनी दोस्त के यहाँ दोबारा गई और मैंने उससे ये सब पूछा तो वो बताने लगी, क्यों, तुम्हें नहीं पता? 2 महीने पहले ही गांव में कई चोर घुस आए थे और गुफा के पास वाला जो घर है ना, उसमें चोरी करके 2 औरतों को मारकर उनकी लाशें उसी गुफा में फेंक दी जब हमें से किसी को कुछ नहीं पता था। और एक दिन ऐसे ही कई बच्चे और यहाँ तक कि बड़े भी गायब होने लगे। सब यही कहते हैं कि जो उस गुफा के पास रात में जाता है वो फिर वापस नहीं आता। इसीलिए तो मैंने वहाँ जाना ही छोड़ दिया। शाम होने के बाद सब अपना अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इतना सुनते ही मैं घर वापस आ गई। अब शाम हो गई थी। घर के सारे बच्चे घर वापस आ गए। अम्मी ने मुझसे पूछा, शिफा कहाँ है? मैंने कहा, अम्मी शायद छत पे होगी। अम्मी ने मुझसे कहा, जाओ बाहर का दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। लगभग 8 बजे हम खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए। अम्मी और मुमानी ने मिलकर सबका खाना लगाया। अम्मी ने शिफा को आवाज़ दी, शिफा आकर खाना खा लो बेटा। जवाब ना आने पर अम्मी ने शिफा को दोबारा आवाज़ लगाई। इस बार भी जवाब ना देने पर अम्मी छत पर गई और पूरा घर शिफा को ढूंढने लगी। शिफा के ना मिलने पर अम्मी भागते हुए नीचे आई और कहने लगी, शिफा छत पर नहीं है। अब सारा घर बिल्कुल परेशान हो गया था। अम्मी मुझसे कहने लगी, तुम तो कह रही थी कि वो छत पर है। वो छत पे नहीं है। अब पूरा घर शिफा को बाहर ढूंढने लगा। मेरी नानी जल्दी जल्दी बाहर निकली। सारा घर बिल्कुल परेशान हो गया था। शिफा की उम्र अभी बहुत कम थी, इसलिए अम्मी और नानी सब डर रहे थे। अब नानी कहने लगी, कहीं वो उस गुफा के पास तो नहीं गई ना? मैंने कहा, नानी शिफा उस गुफा का रास्ता नहीं जानती। नानी घबराहट से बोली, गुफा का रास्ता जानने ना जानने से क्या होगा, वो सबको अपने पास बुलाती है। कोई भी खुद चलकर उसके पास थोड़े ना जाता है। अम्मी, नानी और मैं, हम तीनों उस गुफा की ओर बढ़ गए। रास्ते में मुझे बहुत डर लग रहा था, जैसे किसी के चीखने की आवाज़ आ रही हो। वो रास्ता इतना भयानक था, सन्नाटे की आवाज़ मानो कानों को चीर रही हो। वहाँ से मामू भी भागते हुए हमारे पास आए। अब मुझे थोड़ी राहत थी, लेकिन शिफा के लिए डर भी लग रहा था। मन में अजीबोगरीब ख्याल भी आ रहे थे। हम उस गुफा के पास गए तो जैसे किसी के हंसने की आवाज़ आई, जैसे वो हमारी लाचारी पे हंस रहा हो। हम गुफा के पास गए और शिफा को बुलाने लगे। इतने में ही अंदर से आवाज़ आई, अम्मी मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। अम्मी मैं यहाँ हूँ। पहले तो वो आवाज़ शिफा की थी, लेकिन दूसरी आवाज़ न जाने किसकी थी। इतनी खौफनाक आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अंदर से फिर आवाज़ आई, अम्मी अंदर आओ ना, देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, अंदर आओ। अम्मी रोने लगी थी, क्योंकि जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अम्मी गुफा के अंदर जाने लगी तो नानी ने अम्मी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें रोकते हुए कहा, गुफा के अंदर इतनी टाइम जाना ठीक नहीं होगा। हम गुफा के थोड़े और आगे आए। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, इतना कि हमें एक दूसरे का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। इतने में ही मामू ने अपनी मोबाइल की लाइट जलाई। मामू ने लाइट को गुफा की ओर जलाया। हम सब ने जो देखा वो देखकर हम चौंक गए थे। अंदर शिफा बैठी थी। उसके बाल बिल्कुल खुले थे। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल सफ़ेद था। वो हमें देखकर मुस्कुराने लगी। हम उसे देखकर बिल्कुल सहम गए थे। उसने हाथ में एक डॉल भी ली थी। वो हमें बड़े ही भयानक तरीके से देख रही थी और हमें देखते ही वो गुफा के और अंदर चली गई। अब वो हमारी नज़रों से ओझल हो गई थी। नानी ने शिफा को आवाज़ लगाई, लेकिन वो कुछ ना बोली। एकदम से उसने कुछ बोला, जिसके बाद मैं बिल्कुल डर गई थी, इतना कि नानी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, आलिया, आप
आओ ना मुझे लेने, मैं आपके साथ चलूंगी और सबको कहो यहाँ से चले जाए, हम एक साथ रहेंगे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ये सब सुनकर हम चौंक गए थे। मामू ने परेशान होकर कई गांव वालों को बुलाया। उनमें से एक हमारे गांव के मौलवी भी थे, जिन्हें मैंने नानी के यहाँ आते हुए देखा था। मौलवी साहब के साथ 2 लोग और भी थे। मेरी नानी ने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, आप लोगों का अंदर जाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने वही तेज तेज से दुआ पढ़ी। करीबन 10 मिनट बाद शिफा के चिल्लाने की आवाज़ आई और मौलवी साहब उस गुफा के अंदर गए। थोड़ी देर बाद वो शिफा को लेकर बाहर आए। शिफा बेहोश थी। उन्होंने उसके ऊपर दुआएं पढ़ी थी और कहा कि अभी आप लोग घर जाइए और सारे दरवाजे बंद कर लीजिएगा। सिर्फ बंद मत करिए, दरवाज़ों में ताला लगा दीजिए, क्योंकि इसको होश आएगा तो ये फिर यहाँ आने की कोशिश करेगी। मामू ने शिफा को गोद में उठाया और हम सब घर आ गए थे। मामू ने शिफा को चारपाई पर लिटाया और कहने लगे, छोटे बच्चों को इसके पास मत आने देना। अम्मी और नानी शिफा के पास ही बैठे थे। नानी लगातार उसके ऊपर दुआएं पढ़ रही थी। मैं दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे शिफा के पास जाने से भी डर लग रहा था। जिस खौफनाक तरीके से उसने मेरा नाम लिया था, इन सब के बाद मैं शिफा के पास जाने से बहुत डर रही थी। शिफा का चेहरा बिल्कुल पीला सा हो गया था। रात में अम्मी शिफा के पास ही सोई थी और शिफा के ही बगल में नानी भी चारपाई बिछाकर सो रही थी और मैं नानी के पास ही सो रही थी। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने नानी से कहा, नानी आप मुझे छोड़कर मत जाना, अगर कहीं जाना भी तो मुझे जगा देना। नानी ने कहा, ठीक है, मैं जगा दूंगी, तुम सो जाओ। रात भर मैं इसी डर के साथ सो रही थी, लेकिन नानी मेरे साथ थी तो मुझे तसल्ली थी कि नानी मेरे साथ है और अम्मी भी थी। जैसे तैसे मैं रात में बड़ी मुश्किल से सोई। लगभग आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी उंगलियों से खेल रहा हो, बार बार मेरे हाथों की उंगलियों को अपने हाथ में फंसा रहा हो। मैं बड़ी नींद में थी तो मुझे महसूस तो हो रहा था, लेकिन नींद में होने के कारण मैंने गौर नहीं किया। बार बार होने पर मैं नींद से उठी तो मैंने देखा कि शिफा मेरे पास बैठी मेरी उंगलियों से खेल रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। उसकी आंखें वैसे ही बिल्कुल सफ़ेद थी। शिफा मेरी उंगलियों को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे अभी वो मेरी उंगलियों को तोड़ देगी। मैंने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर अम्मी और नानी जाग गए। मैंने अभी अपनी आंखें बंद ही की थी। अम्मी ने पूछा कि क्या हुआ। हम यहीं हैं। मैंने आंख खोली तो देखा कि शिफा तो सो रही थी। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है। अम्मी ने कहा, तुम सो जाओ, शिफा के ठीक होते ही हम घर वापस चलेंगे। उस रात मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। बार बार मुझे ऐसा महसूस होता जैसे शिफा मेरे पास बैठी है। सुबह हो गई थी। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा गांव की कुछ औरतें आई थी। मैंने उन्हें कहते हुए सुना था कि सदफ के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था और अचानक से वो गायब हो गई थी और फिर उस गुफा में मिली। अब तो इस गांव में रहना भी दुश्वार हो गया है। यहाँ रहने से भी डर लगता है, न जाने कब क्या हो जाए। शिफा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। वो उठते ही रोने लगी। अम्मी और नानी ने शिफा के पास बैठे। उसकी आंखें इस कदर काली और गड्ढी हो गई थी मानो किसी ने स्याही लगा दी हो। कुछ देर बाद मौलवी साहब आ गए। उन्होंने शिफा से पूछा कि क्या हुआ था तुम्हें, क्यों गई थी तुम उस गुफा के पास। उसने कहा, कौन सी गुफा, मुझे तो कुछ याद नहीं। अभी तक तो शिफा बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। मौलवी साहब ने तावीज़ बनाने के लिए 1 दिन का वक्त मांगा था। शिफा किचन के पास बैठी थी, बिल्कुल खामोश। मुझे लगा वो ठीक हो गई है। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उससे बहुत सारे सवाल करने लगी थी। उसे सच में कुछ भी याद नहीं था। मैंने उससे कई बार पूछा कि आखिर क्या हुआ था उस रात, तो कहने लगी, आपी मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा है, जाने दो मुझे मेरे घर। ये सुनकर
मैं शिफा से दूर भागी और मैंने नानी को आवाज़ दी। नानी आई तो शिफा उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। नानी ने शिफा को पकड़ते हुए उसके ऊपर दुआएं फूंकी। जैसे ही नानी ने शिफा के ऊपर दुआ पड़ी, शिफा बेहोश हो गई थी। ये मंजर बताने में जितना आसान है, यकीन जानिए देखने में उतना ही खौफनाक था। शिफा के बेहोश होते ही उससे एक कमरे में अम्मी ने सुला दिया। अब शिफा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो देखने में बिल्कुल कमज़ोर लग रही थी। इसीलिए मामू ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने शिफा को ग्लूकोज चढ़ाने का कहा। जैसे ही डॉक्टर ने शिफा को इंजेक्शन लगाया, उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ये डॉक्टर तू मुझे ठीक करेगा? डॉक्टर डर के मारे भाग गए थे। वो डॉक्टर हमारे गांव के ही थे, इसीलिए वो समझ गए थे कि ये कोई बीमारी नहीं है। अब हर पल मुझे डर लग रहा था। नानी ने शिफा को एक कमरे में बंद कर दिया था और अब खाना पानी सिर्फ नानी ही लेकर जाया करती थी। दूसरे दिन मौलवी साहब आए और उन्होंने शिफा को एक तावीज़ पहनाई और उसे कहा कि इसे निकालना मत। मैं इतना डर गई थी कि मैं शिफा के पास भी नहीं जाती थी। लगभग 1 हफ्ते हो गए थे। धीरे धीरे शिफा की तबीयत में सुधार आने लगा था। अब वो सबसे फिर से बातें करने लगी थी और वो फिर से सबसे बोलने लगी थी। धीरे धीरे मुझे अब शिफा से डर लगना भी बंद हो गया था। 2 दिन बाद हम घर जाने वाले थे क्योंकि हमारी छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थी। मैं कभी भी भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन इस वाक़े के बाद मुझे हर पल डर लगता। यकीन मानिए, मैंने इसे बिल्कुल करीब से महसूस किया है और मैं कह सकती हूँ हमारे पास कुछ अनजानी शक्तियाँ ज़रूर होती हैं। तो चलिए इस कहानी का अंत यहीं करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप ऐसे ही हॉरर कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना कर सकें। धन्यवाद।